जय हिंद एवरीवन। CHS 2023 के एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं और आप सभी लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि भैया फिजिक्स भी करवा दीजिए। तो उसी कड़ी में हम लोग एक कदम और आगे बढ़ते हुए फिजिक्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी इन चैप्टर्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लगातार आपके कमेंट्स देखने को मिल रहे थे, भैया क्वेश्चंस ज़्यादा कराइए, थ्योरी पर कम ध्यान दीजिए, है ना। देखने से ये समझ में आ रहा था यार कि थ्योरी तो आप लोगों की अच्छी है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली कमी रह गई है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में ही कमी है, उसको दूर करने का काम हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं और अपकमिंग सेशन में भी सेम तरीके का काम हम लोग कर रहे होंगे। तो अगर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, 2 चैप्टर्स बेसिकली एक वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं, फोर्सेज एंड LLM प्लस मोशन, जो कि पहला चैप्टर है आपकी क्लास 9 फिजिक्स का। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए हो जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 4 से 6 क्वेश्चंस लगभग आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। आप अभी आगे क्वेश्चंस देखोगे, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत रॉकेट साइंस कुछ नहीं पूछा जाता है। जो भी पूछा जाता है एक आसान लेवल पर, एक आपके अल्टीमेट लेवल पर पूछा जाता है। अगर आपने क्लास 9 में अच्छे से तैयारी की थी, अच्छे से पढ़ाई की होगी, कॉन्सेप्ट को समझा होगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप और कर लेते हो तो आपसे सारे क्वेश्चंस लगभग बनने लग जाएंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं इस चैप्टर को, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके क्लियर होने ही चाहिए। हो सकता है कि आपके सारे चैप्टर्स, पूरा चैप्टर आपका स्ट्रांग ना हो, बट कुछ मेजर टॉपिक्स, कुछ मेजर पॉइंट्स होंगे जो आपको स्ट्रांग करने ही होंगे। उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मोशन की बात करूं, मोशन में डिस्टेंस स्टार्टिंग सबसे बेसिक है भाई कि डिस्टेंस से शुरुआत करते हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखते हो, फिर स्पीड निकालना सीखते हो, वेलोसिटी समझते हो, दोनों का डिफरेंस, उसके बाद एक्सेलरेशन पर आ जाते हो। लेकिन क्या अगर इन चारों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन आपको दे दिया, चारों या पांचों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन आपको कुछ दे दिया जाए, तो क्या आप इनको मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस कर लोगे? अगर नहीं कर लोगे तो थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझो कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर इनकी बेसिक डेफिनेशन भी आप पढ़ लेते हो तो आप कन्वर्जन समझ जाओगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक अगर मैं बात करूं तो वो जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे मोशन वाले चैप्टर में पड़ जाता है, दैट इज एवरेज स्पीड। आप कहीं पर भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मोशन से एक जो सबसे प्यारा सा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो क्या आ जाता है मेरे भाई? एवरेज स्पीड आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेन एक कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा एवरेज स्पीड के ऊपर है कि आपको फॉर्मूला रटाया जाता है। कहीं भी जाओगे फॉर्मूला रटा दिया जाएगा कि ये प्रोसेस होगा कि एक डिस्टेंस अगर सेम स्पीड से कवर किया, डिफरेंट स्पीड से कवर किया, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रट लो। क्या वहाँ फॉर्मूला रटना सही है? बिल्कुल नहीं सही। आप आगे देखोगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं फॉर्मूला आपको नहीं रटाऊंगा तरह तरह के केसेस के लिए, सिर्फ एक बेसिक ज्ञान बताऊंगा जो कि एवरेज स्पीड के लिए अगर तुम जान जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, तुमसे बनने जरूर लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगला ग्राफ आ जाता है। ग्राफ में बहुत सारी चीजें नहीं, बेसिक आपको ग्राफ आना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन में भी तरह तरह के ग्राफ हैं भाई, AT ग्राफ, VT ग्राफ, ST ग्राफ, तीनों आने चाहिए आपको। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी तीनों ग्राफ आपको आने चाहिए। अगर ये 6 ग्राफ बस आपको आते हैं तो आपकी जो CHS के क्वेश्चंस होंगे वो सारे हो जाएंगे। तो इतना बेसिक काम कर लेना, ग्राफ कर लेना। ठीक है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन आता सबको है, पता सबको है कि भाई 3 होते हैं। पहला क्या होता है? V = U + AT। दूसरा क्या होता है? S = UT + ½ AT²। एंड तीसरा क्या होता है? V² = U² + 2S। ये तीनों पता है, लेकिन एप्लीकेशन कहाँ करना है तो 3 इक्वेशन अपने पास, तीनों से हम क्या करेंगे? तरह तरह के वेरिएबल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, इसको थोड़ा सा आप समझ लेना। इसको समझने के लिए आप सिंपल सी बात समझ जाना, जब पहला इक्वेशन आपको यूज करना हो तो क्या पहला इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करोगे? नहीं करोगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज नहीं करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया है और फाइनल स्पीड पूछिए तो क्या आप पहला फॉर्मूला यूज करने जाओगे? नहीं यूज करने जाओगे, क्योंकि पहले फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेना, सारे फॉर्मूले लिख के सोच लेना कि कौन सी क्वांटिटी किसमें गिवन है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो मैं पहला क्यों नहीं यूज कर पाऊंगा? अगर मुझे टाइम गिवन है तो मुझे V² = U² + 2S वाला क्यों नहीं यूज कर पाऊंगा? क्योंकि टाइम की उसमें वैल्यू तुम पुट ही नहीं कर सकते हो जो कि तुम्हें गिवन है ना। क्योंकि जो बातें हमें गिवन होती है उससे ही हम क्या करते हैं? अपनी बाकी के ऑब्जर्वेशंस को निकालते हैं। तो जब जो चीजें गिवन हम उनका यूज ही ना कर पाए तो हमें कोई फायदा नहीं है उस इक्वेशन को यूज करने का। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट पे आप काम कर लीजिएगा। एंड फोर्थ मोस्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर फोर्स एंड LLM की बात करूं इस चैप्टर से, ये वाली सबसे बड़ी चीज आ जाती है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो किसी भी चीज की क्वांटिटी तब तक डिस्टर्ब नहीं होती है ना जब तक कोई तीसरा बीच में नहीं आ जाए। जैसे आप कोई सामान खरीद के ला रहे हो मार्केट से, तो घर पे लाओगे तो वो उतना ही क्वांटिटी निकलेगा जितना क्वांटिटी आपने खरीदा था। ऐसा तो है नहीं कि बीच में क्वांटिटी खत्म हो जाएगी।
अनटिल एंड अनलेस कि आप बीच में कोई एक्सटर्नल काम नहीं किए हो। वैसे ही मोमेंटम कंजर्वेशन भी क्या है कि मोमेंटम कंजर्वेशन पूरे सिस्टम का इनिशियली और जब फाइनली दोनों क्या होगा, बराबर होगा, जब तक कि बीच में कोई तीसरा फोर्स नहीं आया रहेगा। ठीक है, वैसे पढ़े तो आप हो गई, मुझे उसमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ वन इज लॉज ऑफ मोशन। अब तीनों लॉ आपको एकदम करेक्टली पता होना चाहिए, बाय डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि मे भी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताइए, है ना, तो आप लिख के आओगे F बराबर एम ए। क्या F बराबर एम ए होता है अगर स्टेटमेंट से आप मूव करो? नहीं होता है। क्या होता है? फोर्स जो अप्लाइड होता है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये चीज़ डायरेक्टली ऑप्शन में आ जाती है, तो आपको तीनों लॉज अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अब इस सेशन में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और जो भी नई चीज़ वहाँ पे निकल के आएगी वो मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी मोशन चैप्टर से सबसे प्यारा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे प्रोसेस हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, समझो, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में पढ़ूँ, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। सबसे बेसिक बात, आपको जो जो चीज़ें गिवन होती है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, जो जो चीज़ें तुम्हें गिवन हो पहले उसको पॉइंट आउट कर लो। सबसे पहली चीज़, कोई कार एक्सेलरेट करे, लेकिन कहाँ से एक्सेलरेट करी है? तो इनिशियली कहाँ पर थी? वो रेस्ट में थी। तो अगर मैं बात करूँ इनिशियल पोजीशन u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी? 0 थी। एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, आपकी एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है कुछ टाइम तक, अल्फा रेट से शुरू कर किससे हुई थी? 0 वेलोसिटी से, रेस्ट से शुरू हुई थी। आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट, एक समय तक एक्सेलरेट हो रही है, उसके बाद क्या हो जा रही है? डी एक्सेलरेट हो जा रही है। एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम टू रेस्ट, फिर से कहाँ पर आ जाए? रेस्ट पर आ जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गई? 0 चली थी 0 से, और फाइनल भी क्या हो गई है? 0 हो गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इफ द टोटल टाइम इलेप्स दिस टाइम t, अगर टोटल टाइम जो इसमें लगा है वो t है, देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार विल बी। अब इसको थोड़ा सा अगर तुम समझने की कोशिश करना, तो मान लो मैं मानता हूं कि ये वाला पॉइंट क्या था? a, विच इज t इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, तो यहाँ पर u इज इक्वल टू भी बॉडी का क्या होगा? 0 होगा। इसमें समस्या है तुम्हें तो बोल दो, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ देर तक एक्सेलरेट हो रही है, कोई एक पॉइंट बी है जहां तक क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है, वहां पर एक्सेलेरेशन क्या है? पॉजिटिव अल्फा। मैं मान लेता हूं कि t1 टाइम तक एक्सेलरेट हुई है। मैंने मान लिया कोई एक रैंडम टाइम मान लिया विच इज t1 टाइम तक बॉडी क्या हुई है? एक्सेलरेट हुई है। फिर इसके बाद यहां से c तक, c पर जाने के बाद ये पॉइंट मान लीजिए c है, तो यहां पर फिर से फाइनल स्पीड क्या हो गई है? 0 हो गई है। फाइनल स्पीड 0 हो गई है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन इस दौरान आपकी जो बॉडी है वो डी एक्सेलरेट हुई है, मान लो t2 टाइम तक डी एक्सेलरेट हुई है। मुझे नहीं पता क्या है टाइम, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो t1 प्लस t2 होगा, t इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें? t1 प्लस t2। मतलब a से b जाने में अगर t1 टाइम लगा और b से c जाने में t2 टाइम लगा, तो हमें टोटल टाइम इलेप्स्ड गिवन था t, तो t1 प्लस t2 विल बी ऑलवेज इक्वल टू t। इतनी बात आपको क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए आपसे बोला क्या गया है, ऐसा केस बताइए जहां पर बॉडी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। तो मैं क्या बोलूं, यहां से यहां तक गाड़ी को वो एक्सेलरेट कर रहा था, भगा रहा था, बहुत तेजी से भगा रहा था। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं v मान ले रहा हूं, b तक, जहां तक वो एक्सेलरेट कर रहा था, अपनी गाड़ी को बढ़ा रहा था, एक्सेलरेटर बढ़ा रहा था। फिर इस पॉइंट पर आने के बाद वो क्या कर दिया? ब्रेक अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसने क्या बोला है? डी एक्सेलरेट। डी एक्सेलरेट का मतलब रिटार्ड कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है। तो यहां से क्या करना शुरू कर दिया? उसने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं बी वाले पॉइंट पर ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, हाँ या ना? होनी भी चाहिए। तो यहां से एक इक्वेशन बन सकती है क्या? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। क्यों? हमें एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है और वेलोसिटी पता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ए से बी के लिए, अगर ए टू बी का हम केस पहले कंसिडर करते हैं, ए टू बी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, और ये एक्सेलरेशन क्या था? प्लस का अल्फा इंटू टाइम t1। तो यहां से अगर t1 की वैल्यू हम निकाल लें तो क्या आ जाएगा? v अपॉन अल्फा आ गया क्या? पहला इक्वेशन हमारा। टाइम का वैल्यू आ गया t1, यहां से a से b जाने का समय जो आ गया v अपॉन अल्फा आ गया। अब बात आती है आगे वाली पार्ट मोशन की, b2c की बात कर लीजिए दोस्त। तो b2c की बात अगर थोड़ा सा तुम देखोगे, उस केस में b पर जो वेलोसिटी थी वो v थी, लेकिन c पर जाने के बाद बॉडी रेस्ट में आ गई है। तो सेम अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन पहला लगाइए आप, फर्स्ट इक्वेशन लगाइए। तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v है, लेकिन अब बॉडी रिटार्ड हो रही है, तो माइनस का अल्फा बीटा इंटू t2 आ जाएगा। तो यहां से t2 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी? v अपॉन बीटा आ जाएगी।
ये कौन सी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। तो T1 प्लस T2 हमने कैपिटल T माना है, तो कैपिटल T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, तो V अपॉन अल्फा प्लस V अपॉन बीटा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो जो V की वैल्यू आ जाएगी वो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टाइम आ जाएगी। ये बातें हैं। अब हमें देखो यहाँ पर हमें कैसे पता होगा, क्योंकि आप लोगों की एक थोड़ी सी कॉमन ऑब्जर्वेशन हो जाती है, कॉमन फिनोमिना आप सब बोलते हो बार बार कि भैया हम रुकेंगे कहाँ, वेरिएबल है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको ही समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसको छोटा समझने का केस है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने का केस है इसमें कि हमें दो चीज़ें गिवन थी, पहली अल्फा गिवन थी, दूसरी बीटा गिवन थी और तीसरी टी गिवन थी। अगर हमारी कोई भी इक्वेशन इन तीनों में आ जा रही है, जैसे हमें पूछा क्या गया था मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी हमारी इन तीनों को छोड़ के और कोई तीसरी क्वांटिटी में आ रही है तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अब दूसरा देखिए, बॉम्ब ऑफ, ये किसका क्वेश्चन है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस। इसको समझते हुए चलते हैं फटाफट से। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है, इसको थोड़ा समझते हुए चलते हैं। एक बॉम्ब है भाई, वो रखा हुआ है, ये बॉम्ब है, ये रखा हुआ है, इसका मास कितना है 30 kg, ठीक है, रेस्ट पर रखा हुआ, कोई समस्या वाली बात नहीं, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। अब इसके बाद बोला गया ये 2 पीस में टूटता है, 2 पीस में टूटता है। एक पीस कितने का है, 18 kg का है, और दूसरा पीस कितने का है, तो ये है 12 kg का है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि 18 kg वाला कहीं भाग रहा है कितने से, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। इनसे अभी डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, 6 मीटर पर सेकेंड से इनका मान लीजिए कुछ भी आप V1 मान लीजिए, V1 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। ये क्या था, स्टार्टिंग का केस जब बॉम्ब रखा था। दूसरा फाइनल केस जब ये एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड होके अलग अलग डायरेक्शंस में भागेगा, चारों डायरेक्शन में भागेगा। 2 पार्ट है तो हम मान सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद बोला गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास विल बी। तो अगर इसका अगर मोमेंटम हम ध्यान से देखें तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी ही तो होता है मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv। वेलोसिटी तो 0 है, मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। अगर इस केस में बात करें मोमेंटम की, तो हमें प्रॉपर साइन के साथ चीज़ें लिखनी है। अगर यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्टली लिखो, साइन आपको नहीं पता है, साइन आपको नहीं पता है, तो यहाँ से अगर फाइनल मोमेंटम इस सिस्टम की लिखें तो 18 इंटू 6 प्लस 12 इंटू V1, कोई समस्या, ये क्या हो गई, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम आपने लिख लिया। अब हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोल रहा है भाई, बॉम्ब अगर एक्सप्लोड हुआ है तो कोई तीसरा आके उसको एक्सप्लोड नहीं किया है, वो इंटरनल कंपनसेशन के कारण क्या हुआ है, एक्सप्लोड हुआ है। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं हुआ है, वो इंटरनल मामले की वजह से हुआ है। घर टूटा है इंटरनल झगड़ों की वजह से, तो ऐसे ही बॉम्ब भी फूटा है, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से फूटा हुआ अपना बॉम्ब है। तो एक्सटर्नल कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिल्कुल। तो Pi विल बी इक्वल टू Pf हो जाएगा। Pi कितना था, 0 था। यहाँ पर देखोगे 18 इंटू 6 प्लस 12 इंटू V1, तो यहाँ से 12 इंटू V1 इज इक्वल टू माइनस 18 इंटू 6, तो ये 6 ये 2 से कट जाएगा। V की वैल्यू क्या आ गई, V1 की वैल्यू -9 मीटर पर सेकेंड। अगर आप -9 को समझ पा रहे हो तो इतनी बात आप जरूर समझ पाएंगे कि अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, निगेटिव में थी, तो ये कहाँ जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। बस निगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है आपको कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। बस आपसे बोला गया है काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप हाफ m कितना है, m हो जाएगा 12 इंटू V स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ से कट जाएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 486 जूल, 486 जूल। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब ये तो बेसिक मेथड हो गया। अगर जिसको डायरेक्टली करना होता उसको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट P स्क्वायर निकाल दूँ, ये अगर इसको मैं P मान लेता हूँ इसका मोमेंटम, तो ये P क्या आ जाएगा, 18 इंटू 6 आ जाएगा, इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, 18 इंटू 6। अब P स्क्वायर बाई 2m उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो डायरेक्ट 18 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 कर दोगे, तभी भी डायरेक्ट आंसर आपका 486 आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके बाद, अ बस इज ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3
देखो अब फिर से क्वेश्चन पहले पढ़ो, इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। तुम पहले वीडियो को पॉज कर लो, तुम्हारा इतना काम है, पहले वीडियो को पॉज करो, तुम खुद से अटेम्प्ट करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा तेज करते हुए चलेंगे। अब बस इज ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/4 एट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद द रिमेनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो प्रॉपर पहले हम मान लेते हैं ए टू बी हमें जाना है, ठीक है, हमें ए टू बी जाना है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। पहली ए टू बी जाना है, बस इज ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3, तो अगर मैं टोटल की डिस्टेंस मान लीजिए कितना मान लेता हूँ, ये टोटल की डिस्टेंस कितना मान लेता हूँ डी, तो यहाँ से यहाँ तक की मतलब सी पॉइंट कितना है, ये टोटल डिस्टेंस d/3 है, कितना है भाई d/3, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, 1/3 ऑफ डी। अगर चलते हैं कितने से 10 किलोमीटर पर आवर से, पहले हमें आंसर देखना है, आंसर में यूनिट सेम है तो यूनिट कन्वर्जन पे हमें फोकस नहीं करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट दूसरी गिवन है और आंसर में यूनिट दूसरी गिवन है, तो पहले आप यूनिट कन्वर्जन का काम करिएगा, फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़िएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 1/4, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 1/4 डिस्टेंस, ठीक है, 1/4 डिस्टेंस एट अ, हाँ अब देखो यहाँ पर आपको नेक्स्ट का टोटल का 1/4 नहीं बोला, अगर बोला जाता कि रिमेनिंग का 1/4, तब आप क्या करते यहाँ से निकालते कि 2d/3 रिमेनिंग पार्ट होता उसका 1/4, लेकिन हमें बोला कि नेक्स्ट 1/4 मतलब नेक्स्ट d/4 जो पार्ट बचा हुआ है वो कितने से चल रहा है, वो नेक्स्ट 1/4 20 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है। अब रिमेनिंग पार्ट जो होगा तो d/3 माइनस d/4, ये अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 12 - 4d - 3d अपॉन 12 आ जाएगा, ये d है, ठीक है, तो 4 3 7, ये आ जाएगा 5d/12, कोई समस्या, तो ये 5d/12 पार्ट अभी हमारे पास बचा हुआ है लास्ट वाला, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आपके पास d आ जाएगा। तो ये वाला रिमेनिंग पार्ट कितने से चल रहा है, वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक। अब बोला गया एवरेज स्पीड बताइए, तो एवरेज स्पीड का दुनिया में एक ही फॉर्मूला ही है, वो क्या है, लिख लो यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फटाफट बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, बस इतनी बात हमें चिंता करनी है और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस अगर ध्यान से देखो तो ए से बॉडी चली है, बी पर गई है, हमने इसको क्या माना है, डी माना है, तो टोटल कितना डिस्टेंस वो चल चुका है, तो वो बस कितना चला है, डी ही तो चला, उससे ज़्यादा चला नहीं, चला उससे ज़्यादा। अब इसके बाद आपसे बोला गया है कि भाई अब दूसरी क्वांटिटी हमें क्या है, टाइम निकालना है, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस d/3 और स्पीड 10 है, तो d/30 हमारी क्या हो जाएगी, ये पहले वाले पार्ट के लिए अगर टाइम t1 है, दूसरे के लिए टाइम t2 है, तीसरे के लिए टाइम t3 है, तो अगर t2 की वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या d/80 आ जाएगी, अगर हम t3 निकालना चाहें तो क्या ये d/5 d/480 आ जाएगी, बोलो 480 आ जाएगी, इसमें कोई समस्या। इसको थोड़ा सा काट भी लेते हैं, आई थिंक ये 96 आ जाएगी, d/96 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर लोगे d/30 प्लस d/80 प्लस d/96। अब इसको सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, सॉल्व कर लेना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आंसर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या आएगा, लेकिन आप देख लेना आंसर यहाँ से आ जाएगा। चलो आगे आ जाओ। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक्स वेरीज विद द टाइम, टाइम t एज x इज इक्वल टू t² माइनस 5t प्लस 6। देखो यहाँ पर हमें एक जो सबसे बेसिक चीज़ दी गई ना, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट दी होती है ऐसी इक्वेशंस में तब तो हमें समस्या नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें समस्या नहीं, हमें क्या है, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम से मतलब है। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछी जाती डिस्टेंस, उस केस में आपको पहले हर एक पॉइंट की पोजीशन की वेरिएशन देखनी होती। ये जानते हो कैसा मोशन है, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके का ऐसा मोशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कहाँ से कहाँ तक, भाई कहने को अगर इनिशियल पॉइंट देखोगे तो यहाँ था इस पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट यहाँ था, तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो ये होगी। लेकिन बॉडी चली कितनी है, इतनी चली है बॉडी, देखो यहाँ से
यहाँ तक चली है, ये इतना ट्रैवल किया इसने। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का पूरा प्रॉपर मोशन समझोगे कैसा है, तो उसके लिए आपको पूरी इक्वेशन थोड़ी सी तोड़ना आना चाहिए। अब आप 11th में आ चुके हैं तो इतना आपको आना ज़रूर चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इक्वेशन में टाइम की वैल्यू रखेंगे। जो पॉइंट t बराबर 2 के लिए आएगा, जो पॉइंट t बराबर 4 के लिए आएगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, हमारी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अगर t इज इक्वल टू 2 के लिए बात करूं, t इज इक्वल टू 2 के लिए जो x की पोजीशन है वो क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। मतलब बॉडी कहाँ थी, ओरिजिन पर थी। फिर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए चिंता कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 का 16 माइनस 20 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 से 2 के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर। ठीक है, इसमें भी चिंता करने वाली बात नहीं थी कुछ, ये भी डायरेक्ट सवाल था। लेकिन मैंने बताया प्रॉब्लम कहाँ होगी, जब डिस्टेंस की बात आएगी, उसलिए प्रॉपर आपको पार्टिकल के मोशन को समझना पड़ेगा। तो आपको इक्वेशन को पहले 0 करोगे, 0 किस किस पॉइंट पर होगा, तो उस वैल्यू में देखोगे 2 पर होगा और 3 पर होगा। मतलब बॉडी 2 से आगे जाएगी और उसी बीच में 2 से 3 के बीच में ही बॉडी फिर से वापस आ जाएगी 0 पर, 3 पर, फिर 4 से वापस आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगी। ठीक है, डिस्टेंस अगर 2 पूछूंगा आपसे, 2 और 4 के बीच में, वो कमेंट करके आप बताना अगर थोड़ा सा तुम दिमाग लगा पा रहे हो। तो इस सेम क्वेश्चन में आपको 2 से 4 के बीच में डिस्टेंस पता करके बतानी है। अगर तुम बता दिए तो वाकई में मान जाऊंगा तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, बाकी जितने बच्चे एनटीएससी के लिए मुझसे पढ़े हैं, मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, बताया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देख लो। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव A to B विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अभी मैंने आपको एवरेज स्पीड बताया क्या होता है। एवरेज स्पीड एक ही फॉर्मूला ही बताया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इतना बात आपको समझना है, इससे ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। तुम पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, देखो A to B चलना है, A यहाँ था, मान लीजिए B यहाँ था, तो बॉडी जब जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। जब यहाँ से यहाँ तक आ रही है तब 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे A से B की डिस्टेंस, मान लो मैंने एज्यूम कर लिया कि D है, तो भाई गई और आई, बॉडी A से B तक गई, B से आई, तो जाने में भी D चल के गई थी और आने में भी D। तो अगर एवरेज स्पीड में बात करूँ यहाँ से, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, गई D जाने का, D आने का, तो D प्लस डी अपॉन समय हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, D/30 हो जाएगा जाने का समय और D/20 हो जाएगा आने का समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ से आप ये वाली कहानी कर सकते हैं। तो T1 प्लस T2, तो यहाँ से D/30 प्लस D/20 यहाँ पर कर लोगे आप, तो ऊपर क्या आ जाएगा देख लो। अगर मैं इसको सॉल्व कराऊँ तो 2 इंटू 600 अपॉन 50, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक ज़ीरो काट दूँ मैं, और तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 24। तो डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आपको स्पीड का ये फॉर्मूला यूज़ करना है। टोटल डिस्टेंस पहले देख लो, अगर ए से बी गए तो भाई गए हो गए, यहाँ से यहाँ तक मैं चल रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर किया, फिर आया तो उतना ही सेम डिस्टेंस फिर से मैंने चला, तो जाने में भी डी चला था और आने में भी डी चला था। टोटल डिस्टेंस कितना चला था, 2D। अब अक्सर गलती आप लोग क्या करते हो, इसको डी मान के सॉल्व कर लेते हो, वहीं पर मिस्टेक हो जाती है, छोटी सी माइनर मिस्टेक आपकी प्रॉपर पूरा नंबर काट के चली जाती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बताइए। ये बहुत ही सिंपल और 2017 में पूछा हुआ सवाल है। अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूं तो इसमें क्या वेलोसिटी जीरो है आपकी, क्योंकि पोजीशन से बॉडी चल ही नहीं रही है। अगर पोजीशन वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। ये भी सेम ग्राफ है भाई, ऊपर नीचे वाला सेम ग्राफ है, तो कोई चिंता वाली करने वाली बात नहीं है। बचा ये, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि ग्राफ क्या है भाई, स्लोप एक कांस्टेंट है, ये आपका स्लोप क्या है, थीटा कांस्टेंट है। और एसटी का ग्राफ हमेशा क्या देता है, स्लोप देता है। स्लोप क्या देता है, स्लोप स्पीड दे देता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, तो ये भी नहीं होगा। बचा डी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके का ग्राफ तुम याद भी कर लेना कि अगर इस तरीके से इसका कोई सा भी हिस्सा, ये कौन सा ग्राफ है, एसटी,
अगर कोई भी हिस्सा देखो यहाँ से यहाँ तक इसी का हिस्सा है ना, यहाँ से यहाँ तक का अगर ऐसा पड़ता है तो a इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे, मतलब a की कुछ वैल्यू होगी पॉजिटिव में। अगर सेम ग्राफ आपको मिल जाता है इसी तरीके का ST ग्राफ, ये इस तरीके का, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन का ग्राफ है। ST के लिए अगर इस तरीके का कुछ होता है तो हमारा सेम चीज़, अगर VT ग्राफ आपको चाहिए तो VT ग्राफ ये बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं VT ग्राफ लिख देता तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट वो VT नहीं है, वो ST है। ठीक है, इसलिए वो इनकरेक्ट हो गया था। चलो, ग्राफ मैंने बोला है कि 6 ग्राफ है आपके पास टोटल, 6 ग्राफ देख लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और ग्राफ से क्वेश्चंस लग जाएंगे। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलेरेशन इज। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर इस तरीके का कुछ ग्राफ है हमारा, ठीक है, ये नहीं स्ट्रेट नहीं है, ना इस तरीके का है ना इस तरीके का, इन दोनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब ना तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और ना ही जीरो है। ये अगर होता तो एक्सेलेरेशन जीरो होता, ये होता तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, देखो स्ट्रेट नहीं है, कहने का मतलब स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट का मतलब ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है मतलब एक्सेलेरेशन क्या हो रही है भाई, कुछ ना कुछ है और वेरिएबल है, तो डी विल बी द करेक्ट, कि कुछ ना कुछ तो है लेकिन वेरिएबल है। अगर कुछ नहीं होती तो ये वाली ग्राफ बनती किसके लिए, VT के लिए, जीरो वाला ग्राफ बन जाता। अगर ये वाली बन रही होती तो एक्सेलेरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं इसका मतलब वो वेरिएबल है। ठीक है, चलो, अ कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो क्या क्या हमें गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम आपको गिवन है कितना, 10 सेकेंड के बाद आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है डिस्टेंस, s इज इक्वल टू आपसे पूछा गया है। तो अब बताइए कौन सी इक्वेशन का यूज़ किया जाए। अगर हमें सिंपल सी यहाँ पे कोई बात नहीं की है तो हम मान के चलेंगे कि वो रेस्ट से शुरू हुई है। अगर कोई चर्चा नहीं की गई है तो हम मान के चलेंगे, अगर चर्चा की गई होती कि ये कितनी स्पीड से शुरू हुई थी तो हमारे लिए और बेनिफिशियल था, बट चर्चा नहीं की गई है तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो इनिशियली रेस्ट से बॉडी शुरू हुई थी। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करिए, आपके पास सवाल आ जाएगा। ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, क्यों जीरो हो जाएगी, बिकॉज U इज इक्वल टू जीरो हमने एज्यूम किया हुआ है। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना है 4 और टाइम कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 आ जाएगा। तो ये क्या काट दोगे, 2 काट दोगे, तो S इज इक्वल टू 200 मीटर आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर। यूनिट का भी ध्यान रखते हुए चलिएगा कि अगर एक्सेलेरेशन किलोमीटर में है तो हमें उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। एन एरोप्लेन एक्सेलेरेट डाउन अ रनवे, ठीक है, रनवे पर एक्सेलेरेट कर रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर एरोप्लेन हमारा था, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे रनवे पर चला, इसके बाद ऊपर उड़ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रनवे पर चला, इसके बाद क्या हो गया, ऊपर उड़ गया। तो ड्यूरिंग दिस वो उसकी एक्सेलेरेशन कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद कितने सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक वो रनवे पर रहा। फाइनली लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट टेक ऑफ। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आपको पता लगा रही। अब जब भी भाई एरोप्लेन अगर चलना शुरू करेगी तो वो रेस्ट से ही चलना शुरू करेगी, तो U इक्वल टू क्या रहा होगा, 0। सेम पिछला क्वेश्चन, बस लैंग्वेज बदल के आपको एरोप्लेन का केस दे दिया गया। तो क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। अभी एक अगला इसके जस्ट वाला क्वेश्चन देखोगे वो भी सेम है। ये कब पूछा गया, 2017 में। ये कब पूछा गया है, 2018 में। अभी इसके बाद वाला देखोगे ये भी कब पूछा गया है, 2011 में। तो सेम क्वेश्चन बार बार हर साल रिपीट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को जरूर समझ लेना। फिर से यहाँ पर S इज इक्वल टू क्या लगाना है, हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि UT वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हाफ इंटू A कितना है, 4 है, टाइम कितना है, 30 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 9 दूना 1800 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी कितना हो जाएगा, 1800 मीटर। तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस चलने के बाद उड़ेगा, तो ये 1800 मीटर चलने के बाद एरोप्लेन क्या हो जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा। ठीक है, बेसिक था, कुछ इसमें नई चीज़, पुरानी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं थी, बेसिक सी थी। और रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन 6 मीटर पर सेकंड। बस वैल्यू देखो इस बार बदल दी गई, पिछले क्वेश्चन में तो वो भी नहीं बदली गई थी, डायरेक्ट आपको यूनिट सेम बराबर दे दी गई थी। पहले वाले में कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे वाले में भी सेम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट तो उसमें यूनिट और ना तो यूनिट बदली गई थी ना ही मैग्नीट्यूड बदली गई थी, दोनों सेम था। इस वाले में बस मैग्नीट्यूड बदल गया है, कितना, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस इज इट कवर आफ्टर 10 सेकंड, हमें नहीं पता था। ठीक है, फिर से मान लेंगे आप U इक्वल टू क्या है, 0। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना है, 6, टाइम कितना है, 100 हो जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा, कितना चला जाएगा, 300
300 मीटर। लेकिन अब यहाँ पे बात आएगी कि आप 300 किलोमीटर भी मार सकते थे आंसर में। जैसे अभी मैं थोड़ा सा देख के सोच रहा था कि 300 मीटर आ रहा है, लेकिन किलोमीटर में तो भाई ऑब्वियसली कम आएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें। बट यहाँ पर देखो 300 मीटर वाला करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन किस में गिवन है, मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में गिवन है, 7 में। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मीटर में ही आएगी। तो आपको यूनिट का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बस सॉल्व करते चले जाओ और किलोमीटर यूनिट कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट। अ स्कूटर मूविंग ऑफ स्पीड 36 km/h इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड, द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्कूटर विल बी। अब इस केस में आप देखिए ध्यान से, आपको स्कूटर की स्पीड गिवन है u इज इक्वल टू 36 km/h। तो इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें आंसर किस में पूछा गया है, मीटर पर सेकंड में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी यूनिट को चेंज करेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। देखो जब भी आपको km/h से, एक बात लिख लेना है यहाँ, km/h से कहाँ जाना होता है, मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बड़ी यूनिट है ना, बड़ी यूनिट, बड़ी से जब छोटी में जाओगे, छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट रिवर्स आओगे तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो जस्ट कन्वर्जन अगर आप करते हो तो ये वाला काम आपको करना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। अब इसके बाद बोला क्या गया है कि एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए अगर हम कितने 10 सेकंड बाद बॉडी रेस्ट में आ जा रही है। तो टाइम कितना है, 10 सेकंड है। तो वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10। अब एक्सेलेरेशन निगेटिव ही होना चाहिए, तभी तो बॉडी आगे जाके रुकेगी। तो एक्सेलेरेशन निगेटिव में हमें निकालना है एक्सेलेरेशन की वैल्यू a। टाइम कितना था यहाँ पर, फिर से 10 सेकंड दे दिया गया था। तो एक्सेलेरेशन विल बी व्हाट, एक्सेलेरेशन विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस रखोगे, क्योंकि ये प्लस अगर आप रखते तो ऑटोमेटिकली एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस में आ जाती। ठीक है, तो हमने माइनस पहले ही कंसीडर कर लिया था, इसलिए पॉजिटिव आ रही थी। तो अगर उस केस में आपको अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सेलेरेशन निगेटिव में ही होगी, तो इस बात को आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। अ बॉल इज थ्रोन अप एंड अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर, इट्स इनिशियल स्पीड वॉज। तो इसको ध्यान से समझिए, कोई भी बॉल है ऊपर की तरफ फेंकी जा रही किसी एक स्पीड से, तो ये यहाँ तक गई, मैक्सिमम हाइट तक गई, इसके बाद फिर क्या होगी, नीचे आ गई। तो ये मैक्सिमम हाइट को आपको कितनी गिवन है, h। तो या तो आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो। उस केस में हमें पता है कि इसकी एक्सेलेरेशन जो होगी वो नीचे की तरफ हमेशा कितनी होगी, g होगी। हमेशा नीचे की तरफ कितनी होगी, g होगी। तो फिर से आपके पास अब चिंता करने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आपको पता है, u की वैल्यू आपको गिवन है, क्या u निकालना है। इसके बाद क्या क्या हमें गिवन है, h की वैल्यू गिवन है, मैक्सिमम हाइट कितना है, 100 मीटर तक गई। आपने बॉल अगर यहाँ से फेंका खड़े होके, तो ये टोटल कितना ऊपर गई, 100 मीटर तक गई बॉल, फिर नीचे आ गई। तो फेंका आपने कितना, u मीटर से, मुझे नहीं पता था कितना। अब लेकिन हमें पता है भाई, यहाँ से अगर बॉल नीचे आ रही है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 0 हो गई होगी। इनिशियली अगर u आपने दी थी तो ऊपर मैक्सिमम हाइट पर कितनी हो गई होगी, 0 हो गई होगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लीजिए, सेकेंड वाली v² वाली। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक, तो v तो 0 हो गई, फाइनल वाली 0 हो गई, तो इस केस में 0 रखोगे, u हमें निकालना है, तो u² प्लस 2 इंटू, लेकिन माइनस यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी बॉल को देखो, बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है। तो दोनों का डायरेक्शन कहाँ है, जस्ट अपोजिट। तो उस केस में एक्सेलरेशन हमारे लिए निगेटिव हो जाएगा, इनटू h। तो यहाँ से अगर u² का अगर फार्मूला देखोगे, सॉरी u का फार्मूला देखोगे, तो ये 2gh आ जाएगा। अगर u का देखोगे, ये √2gh आ जाएगा। तो इस केस में ये फार्मूला भी बन जाता है कभी कभी मोशन अंडर ग्रेविटी में, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी याद करना होता है। अगर फार्मूला नहीं याद करना है तो आपको प्रोसेस जरूर याद रहना चाहिए। तो 2 इंटू 9.8 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इंटू h की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 गिवन है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है, 196, और यहाँ से 1960, अंडर रूट का 1960, विच विल बी इक्वल टू 44.2 के बराबर आ जाएगी आपकी वैल्यू। अंडर रूट 1960, तो यहाँ से u की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 44.2 मीटर पर सेकेंड से अगर हम बॉडी को फेंकते हैं तो वो कितने ऊपर तक जाएगी, 100 मीटर तक जाएगी। उसके बाद क्या होगी, वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अ बस मूव्स along a straight line at a speed 20 meter per second and undergoes an acceleration of 4 meter per second square after 2 seconds its speed will be। तो हमें क्या क्या बातें गिवन है,
पहले फटाफट वो नोट कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले क्या गिवन है, कोई बस स्ट्रेट लाइन पर चल रही है और कितने स्पीड से चल रही है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से ये चल रही है, एंड अंडर गोज एक्सेलेरेशन, जो एक्सेलेरेशन है उसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब t की वैल्यू s और v की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो कौन सा इक्वेशन बेस्ट होगा हमारे लिए बताइए। क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें डायरेक्ट, 2008 में पूछा हुआ सवाल है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देखो u भी गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है, तो ये तीनों बातें जो RHS में है वो तीनों बातें गिवन है, LHS वाली पूछी गई है, तो कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। इससे आसान सवाल भाई 8th में ये प्रैक्टिस कराया जाता था, 20 प्लस एक्सेलेरेशन 4 टाइम कितना 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, 28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितने सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 28, पहले कितनी थी 20, बाद में कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ 2010 पे। अब पहला लॉ अगर याद हो तुम्हें, पहला लॉ याद हो भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई तीसरा आके उसको उठाएगा नहीं। बॉटल हमारा तब तक वहीं टेबल पर पड़ा रहेगा जब तक मैं उठाऊंगा नहीं, और तीसरी कोई अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी बॉडी मूव करी तब तक वो मूव करेगी जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं। ठीक है, बोलोगे हवा में भैया रुक जाती है, तो वो हवा के पार्टिकल्स रोक देते हैं। तो इस केस में इनर्शिया जो होती है वो किसका भाई मेजरमेंट होता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज़्यादा बॉडी का मास उतना ज़्यादा क्या हो जाएगी उसकी इनर्शिया। तो लार्जेस्ट इनर्शिया के लिए जिसका मास सबसे ज़्यादा उसका सबसे ज़्यादा इनर्शिया। पेन एंड इनपॉट, और हमारी बॉडी में ऑब्वियसली हमारी बॉडी का ही इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। जैसे अगर एक पत्थर ले लूँ मैं 100 kg का और एक गेंद ले लूँ 5 kg का, बताइए कौन ज़्यादा रजिस्ट करेगा, ये वाला। तो ऑब्वियसली इसकी इनर्शिया ज़्यादा, इसके पास टेंडेंसी ज़्यादा है कहाँ पर, रेस्ट में रहने की। इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की टेंडेंसी किसके पास ज़्यादा होगी, 100 kg की भी। भाई अब 5 को तो आसानी से उठा लोगे, लेकिन 100 वाले के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, आपको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, तो उस केस में उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है कि हाँ रेस्ट में रहने के लिए, तो दैट विल बी द इनर्शिया। ठीक है, आगे इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इनिशियली केप्ट एट रेस्ट, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज, बताइए, is proportional to, ठीक है। if the constant force act on a body initially kept at rest, तो u is equal to 0, ठीक है। distance moved by the body in time t is proportional to, तो distance और time के बीच का रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक कांस्टेंट, कोई भी एक बॉडी है, इसका मास क्या है m है, इसके ऊपर फोर्स अगर लगाया जा रहा है f, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा f/m। ये कैसे आया, F बराबर ma होता है तो a बराबर क्या हो जाएगा F/m। तो क्या ये कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि फोर्स भी क्या है कांस्टेंट है, और मास तो ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। अब एक इक्वेशन हमने पढ़ा था, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at², तो u वाला टर्म तो 0, क्यों 0, क्योंकि रेस्ट पर बोला गया है, इनिशियली कहाँ पर है रेस्ट पर हो, तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू t², तो a इज अ कॉन्स्टेंट, 1/2 इज अ कॉन्स्टेंट, तो s क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² के बराबर आ गया। अगर ये दोनों कांस्टेंट नहीं होते तब ये वाला केस आप डायरेक्ट नहीं बोल पाते कि सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t², लेकिन वो क्या था कांस्टेंट, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपने आंसर की तरफ। तो क्या है आंसर भाई, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 900 kg car is going at a speed of 20 meter per second along a level road. Constant retarding force required to stop it in a distance of 30 meter. अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई कार है आपके पास, ठीक है, कार है, ये जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। अब बोला गया है कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, कितना फोर्स आप इधर की तरफ लगाइए रोकने के लिए पीछे की तरफ, कि आगे जाके कितनी डिस्टेंस सिर्फ चल पाए, 30 मीटर बाद ये जाके कार कहाँ आ जाए, रेस्ट पर आ जाए। कहाँ आ जाए, रेस्ट पर आ जाए। इसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आपको लगाना क्या है, इसका मास उस गिवन है क्या भाई, हाँ बिल्कुल गिवन है 900 kg। तो हम क्या रिटार्डेशन निकाल लें, एक्सेलरेशन निकाल लें, उसके लिए हमें पता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस पता है। तो क्या हम v² बराबर u² प्लस 2as निकाल लें, बिल्कुल। v तो 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी u हमें पता है कितनी 20, तो यह आ जाएगा 400 प्लस 2 इंटू a इंटू यह आ जाएगा 30, तो 30 दूना 60 हो जाएगा।
तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि रिटार्डेशन है। तो ये आ जाएगा 400/60, ठीक है। तो ये कट गया, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 20 बचेगा, तो ये आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सेलरेशन, लेकिन हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना था, 900 kg था, ठीक है, और ये कितना था 20/3, तो 20/3, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6000 न्यूटन। 6000 न्यूटन है क्या, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कर लोगे, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। An object of mass 2 kg sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal surface। तो आपके लिए frictionless ही दिया जाएगा, फ्रिक्शन की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। The force required to keep the object moving with a same velocity। अगर यहाँ पर same velocity बोला गया, देखो ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितने से भाई आ रहा है नीचे, वेलोसिटी है उसके पास, क्या वेलोसिटी, क्या उसके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर नहीं, 4 मीटर पर सेकेंड। तो भाई वेलोसिटी है, अगर हम कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि हमारे फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन वहाँ डेवलप होगा। तो मे बी अगर पॉजिटिव सेंस में लगाते हैं तो एक्सेलरेशन, अगर नेगेटिव सेंस में लगा देते हैं तो रिटार्डेशन। तो हमें फोर्स तो लगाना ही नहीं, क्योंकि अगर उसे थोड़ी इस वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि क्या बोला गया, सेम वेलोसिटी। तो अगर थोड़ा बहुत भी फोर्स, मान लो ये स्लाइड कर रही है, ये नीचे आ रही है, सेम वेलोसिटी किसी v से, अगर इधर की तरफ फोर्स लगाओगे तो भाई इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही फोर्स लगाओगे यहाँ पर क्या डेवलप होगा, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, क्योंकि अपोजिट फोर्स हमने लगाया हुआ, रिटार्डेशन आएगा। अगर मान लीजिए इधर की तरफ हम फोर्स लगाते हैं तब एक्सेलरेशन, तभी भी ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इधर के केस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस केस में हमें कोई फोर्स लगाना ही नहीं होता जब कांस्टेंट वेलोसिटी का होता। अगर वहाँ कोई एक एक्सेलरेशन दे दी जाती कि उस एक्सेलरेशन पर बॉडी आ रही है नीचे, इतनी एक्सेलरेशन थे, तो बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कितना फोर्स लगाना है, तब हम उस एक्सेलरेशन को कैंसिल करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ फोर्स पीछे की तरफ लगाएंगे, कि जितना वो फोर्स उतना ही एक्सेलरेशन डेवलप कर पाए पीछे की तरफ। तो हम उस केस में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। बट यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही थी, उसी वेलोसिटी से आनी है, तो हमें कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम स्टार्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इसको ऑन द वे इट इज हिटेड बाय अ फोर्स विच एक्ट फॉर इट 0.1 सेकेंड द इम्पल्सिव फोर्स। देखो इम्पल्सिव फोर्स पहले तुम समझ जाओ, आई होप बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी। इम्पल्सिव फोर्स ऐसा फोर्स, लार्ज फोर्स, जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाया जाए। जैसे आपको जब घूंसा पड़ता है ना, ये वाला, तो आप देखते हो बहुत तेज़ी से और बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में पड़ता है ना। जब कोई एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत छोटे अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लगाया जाए, उसे ही इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। और उसी इम्पल्सिव फोर्स को हम बोलते हैं कि वो इम्पल्स क्रिएट करता है, जिसे हम फोर्स इंटू डेल्टा टाइम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, मुझे आई होप लाइट बंद करनी पड़ेगी एक, ठीक है। तो फोर्स इंटू डेल्टा टाइम टी। तो यहाँ से सिंपली हमें क्या गिवन था, मास गिवन है, उसकी एक्सेलरेशन गिवन है, तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर लोगे, और टाइम आपको जो छोटा, सबसे छोटा वाला टाइम गिवन है वो क्या है, 0.1 सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 150 इंटू 10⁻3, क्योंकि ग्राम में है तो इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे 20, और इंटू 0.1, यही क्या हो जाएगा आपके लिए, इम्पल्स हो जाएगा, जो कि इम्पल्सिव फोर्स आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 150 इंटू, तो ये आ जाएगा 15 दूना के 30, ठीक है, और ये 2 0, और यहाँ से 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो 0.3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी ये पीपीटी में पूरी की पूरी जो ये 1-2 क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ मैं डाल दूंगा आपके पास। एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लो इसको भी। अ गन ऑफ मास 5 kg, कोई भी एक गन है, ठीक है, कोई ये बुलेट फायर कर रही है, एक बुलेट, इसकी मास कितनी है 5 kg, और बुलेट की मास कितनी है 50 ग्राम, ठीक है। फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है। पहले जब गन और बुलेट एक में होंगे तो उस केस मोमेंटम क्या होगा, 0, क्योंकि ना तो बुलेट जा रही थी ना गन जा रहा था, उस केस मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम। फायर होने के बाद बुलेट कहाँ भाग रही होगी, इधर भाग रही होगी, और गन कहाँ भागेगी, पीछे की तरफ। इसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, VG, यही आपको निकालना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करोगे, हो जाएगा, ठीक है। देख लो फटाक से, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ।
तो अगर इनिशियल मोमेंटम बात करूं तो 0, क्योंकि ना तो गन चल रही होती है, ना तो बुलेट चल रही होती है, ना गन, तो दोनों रेस्ट पे होंगी, दोनों की वेलोसिटी 0, उस केस में मोमेंटम 0। लेकिन फाइनल अगर मैं बात करूं तो फाइनल भाई बुलेट का इधर आ रहा होगा, तो अगर मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट इंटू मास ऑफ बुलेट, यही होगा, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि पी बराबर पी होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, वी। तो मास ऑफ गन 5 kg, ठीक है, 5 kg, और वेलोसिटी ऑफ गन ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी गिवन है हमें, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 200 मीटर पर सेकेंड, तो ये 200 इंटू 50 इंटू 10⁻³ यहाँ पर आप कर दोगे, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड सर, ये तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 5 इसको काट देगा तो -2 आ जाएगा। तो बेसिकली यूनिट हमें सिर्फ लेनी है, तो दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि 2 मीटर पर सेकेंड प्रॉपर आपकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये जितने भी PYQs आपके CHS में आए थे मैंने सारे करा दिए, 1-2 अगर बचे होंगे तो वो भी आप बुक से देख लेना, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, उसमें भी 2 से 3 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। फटाफट से फिर से खुद से आपसे क्वेश्चन से सारे बनाने की कोशिश करना, अगर बन जाते हैं तो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन डन हो चुकी है। थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लोगे, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, जय हिंद।